जय हिंद दोस्तों। एस के लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे पार्ट 6 की प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज, और जिसके अंदर हम देख रहे थे रूल 14 प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। तो इसके अंदर हमने बात कर लिया था, यानी हमने सब रूल 6 तक देख लिया था। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सब रूल 7 से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं सब रूल 6 में क्या था। सब रूल 6 ये कहता है कि डिस्प्यूटेड अथॉरिटी शैल वेयर इट इज नॉट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी फॉरवर्ड टू द इंक्वायरिंग अथॉरिटी। तो जहां पे डिस्प्यूटरी प्रोसीडिंग क्या है वो डिस्प्यूटरी अथॉरिटी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया है। तो उस इंक्वायरिंग अथॉरिटी को क्या क्या भेजना पड़ेगा तो वो बता रहे हैं। तो आर्टिकल ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर, यानी ये पूरा जो कंबाइंड होता है ये क्या होता है, आपका चार्जशीट कह सकते हैं, ये चार्जशीट है आपका। रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, अगर चार्ज ऑफिसर ने अपना कोई रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंस का दिया है। रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस का मतलब यानी जो जो चार्जेस उसके अगेंस्ट लगाए गए हैं उसके डिफेंस में उसने क्या क्या बोला है कि भाई मैंने ये जो है आपको चार्जेस लगाए कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ये सही नहीं है, फॉल्स है। तो ये सारी बातें जो है उसके अंदर लिखी होती है। एक कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, जो जो विटनेसेस चार्ज ऑफिसर के अगेंस्ट अपनी गवाही देंगे, उनके स्टेटमेंट अगर कोई है तो उसकी कॉपी दे सकते हैं। एविडेंस प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, और ये जो डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को दिए जाने हैं उसका एविडेंस देना पड़ेगा कि वो सब डिलीवर किया गया है, यानी चार्जशीट को गवर्नमेंट सर्वेंट को या चार्ज ऑफिसर को पहुंच गया है, इसका प्रूफ देना पड़ता है। और जब तक चार्जशीट जो है वो चार्ज ऑफिसर को नहीं पहुंचता है, उसकी सर्विस नहीं होती है, उसको सर्विस करना बोलते हैं कि चार्जशीट जब तक सर्विस उसकी नहीं होती है चार्ज ऑफिसर के पास, यानी फाइनली वो चार्जशीट उस चार्ज ऑफिसर के पास नहीं पहुंची, तब तक वो केस जो है वहां पे उसके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। तो उसका एविडेंस भी होना चाहिए। एक कॉपी ऑफ ऑर्डर अपॉइंटिंग प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या होता है, बेसिकली ये एक तरीके से वकील हो गया गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट के केस को यानी डिस्प्यूटरी अथॉरिटी के बिहाफ में वो केस को प्रेजेंट करेगा आईओ या जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है उसके सामने। तो ये क्या है, बेसिकली रिकैप हो गया आपका सब रूल 6 का। तो अब सब रूल 7 से स्टार्ट करते हैं। तो सब रूल 7 क्या कहता है, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल अपीयर इन पर्सन बिफोर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना है, अपीयर होना है किसके सामने, इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने। इसको शॉर्ट में आईए भी बोल सकते हैं या आईओ भी बोल दूंगा, तो आप समझ लीजिएगा कि हम इंक्वायरिंग अथॉरिटी की ही बात कर रहे हैं। ऑन सच डेट एंड सच टाइम विद इन 10 वर्किंग डेज from the date of receipt by the inquiring authority of article of charge and statement of imputation of misconduct or misbehavior as the inquiring authority may by notice in writing specify in this behalf। तो उसने यहाँ पे क्या बताया गया कि यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपीयर कब होना है, तो जब इस इंक्वायरिंग अथॉरिटी के पास ये आर्टिकल ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, ये सब कॉपी आ गई, यानी चार्जशीट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ गए, उसके 10 दिन के अंदर क्या होगा, चार्ज ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट को उसके सामने अपीयर होना है। तो ये 10 दिन के अंदर उसे कैसे पता चलेगा कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी के पास ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं या चार्जशीट है ये सब डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी के पास जैसे ही ये रिसीट हो गया यानी रिसीव हो गया आर्टिकल ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन और मिसकंडक्ट बिहेवियर, ये सब जब रिसीव हो गया उसको, तो वो क्या करेगा, नोटिस देगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एज द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में बाय नोटिस इन राइटिंग स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, यानी जब डॉक्यूमेंट जो है इंक्वायरिंग अथॉरिटी के पास आ गया उस डेट से 10 वर्किंग डे के अंदर, यहाँ पे 10 वर्किंग डे का है, 10 वर्किंग डे के अंदर वो नोटिस भेजेगा और उसी 10 वर्किंग डे के अंदर ही उस चार्ज ऑफिसर को प्रेजेंट होने के लिए बोला जाएगा। तो मैंने ये एग्जांपल से नीचे समझा दिया है कि मान लिया कि जो आईओ है या आईए है, इंक्वायरिंग अथॉरिटी या इंक्वायरिंग ऑफिसर, आप मान के चले कि यहाँ पे मेरे रेफरेंस में मैं एक ही मान के चल रहा हूँ इसको, वैसे उसको आईए ही बोलते हैं, इंक्वायरिंग अथॉरिटी बोलते हैं। यहाँ पे आईओ जो होता है वो क्रिमिनल केसेस में होता है। रिसीव्ड आर्टिकल ऑफ चार्ज उसको मिल गया, या पूरा चार्जशीट यहाँ पे कहने का मतलब कि उसको डॉक्यूमेंट सारे मिल गए, 1 अगस्त को मिल गए। तो 10 वर्किंग डेज अगर हम काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि इस महीने के अंदर 10 वर्किंग डेज 14 अगस्त तक आता है, जो कि वेडनेसडे है। तो यानी इंक्वायरिंग अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, इस रूल के तहत उसे नोटिस भेजना पड़ेगा। वो क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। अगर उसको 1 अगस्त को मिला है तो 1 अगस्त के बाद किसी भी वर्किंग डे पे, हो सकता है वो 1 अगस्त को मिला है जैसे थर्सडे है तो फ्राइडे को ही भेज दे नोटिस, और बोलेगा कि कब तक उसको अपील होना है, इस 14 तारीख से पहले पहले
कभी भी वो अपीयर होने के लिए 10 दिन के अंदर अंदर वो कभी भी अपीयर होने के लिए उस गवर्नमेंट सर्वेंट को चार्ज ऑफिसर को कह सकता है। ठीक है, विद इन सच फर्दर टाइम, और फर्दर टाइम भी दिया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 10 डेज। तो यहाँ पे 10 वर्किंग डेज के अंदर उसे इंक्वायरिंग अथॉरिटी को बुलाना है, लेकिन जो फर्दर एक्सटेंशन है वो 10 दिन का है। तो यहाँ पे वर्किंग डेज और ये 10 डेज का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। यानी जो फर्दर टाइम चार्ज ऑफिसर को अपीयर होने के लिए दिया जा सकता है इन पर्सन इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने, वो 10 दिन और एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये रूल जो है सब रूल 7 आपका ये कहता है कि आईओ को जब डॉक्यूमेंट मिल गया सारा, यानी केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, उसके अंदर चार्जशीट भी होगी, आर्टिकल ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन, बाकी सब चीज़ें भी मिल गई, तो उसके 10 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर वो चार्ज ऑफिसर को बुलाएगा। चार्ज ऑफिसर उस 10 दिन के अंदर ही उसको प्रेजेंट होना है, और प्रेजेंट होने के बाद अगर वो फर्दर टाइम सीक कर रहा है या प्रेजेंट होने बिना प्रेजेंट हुए भी अगर वो फर्दर टाइम सीक कर रहा है किसी वजह से, तो फर्दर 10 दिन का टाइम और इंक्वायरिंग अथॉरिटी अलाउ कर सकता है। ये जो है आपका सब रूल 7 कहता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्प्लिनरी केसेस में बी असाइन टू आईओ या इन्वेस्टिगेटिंग या इंक्वायरिंग अथॉरिटी, वो 8 इन ए ईयर है, नॉट मोर देन 4 केसेस एट ए टाइम। जो आपका ये इंक्वायरिंग अथॉरिटी है, इसको एक टाइम पे 4 केसेस जो है वो हैंडल कर सकता है, और पूरे साल के अंदर 8 से ज़्यादा जो है केसेस उसको नहीं असाइन किए जा सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, द गवर्नमेंट सर्वेंट में टेक असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टेड इन एनी ऑफिस ईदर एट हिज हेडक्वार्टर और एट द प्लेस वेयर द इंक्वायरी इज हेल्ड। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को एक जो राइट दिया गया है कि वो असिस्टेंस ले सकता है। बेसिकली कई कोर्ट केसेस के अंदर इसका जो रीजन दिया गया है कि क्यों असिस्टेंस ले सकता है, कि जिसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसके ऊपर चार्जेस लग रहा है, वो बेसिकली क्या है, पूरी तरह से सोच नहीं पाता, कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्या है, प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेस भी रह हो सकता है। तो इस वजह से एक असिस्टेंस लेने का जो प्रावधान है या राइट है वो उसको दिया गया है। तो इसके बारे में जो इंक्वायरी अथॉरिटी है उसको क्लियरली बताना पड़ता है, यानी जो चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको बोला जाता है कि आपका राइट है कि आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का असिस्टेंस ले सकते हो अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये उसको जनरली बताया जाता है कि ये आपका राइट है, चाहे वो बोले ना बोले, इंक्वायरिंग अथॉरिटी का ये काम बनता है कि इस तरह की बात उसके राइट के बारे में उसको बताया जाए, और वो बताने के बाद क्या है, वो किसी असिस्टेंस को अगर चाहे तो ले सकता है, और चाहे तो अपने केस को खुद भी प्रेजेंट कर सकता है अगर वो कैपेबल है तो। इधर एट द हेडक्वार्टर, अब वो जो असिस्टेंस जिस गवर्नमेंट सर्वेंट का ले रहा है वो कहाँ पे हो सकता है, उसके खुद के हेडक्वार्टर का भी हो सकता है वो, या जहां पे इंक्वायरी हो रही है उस प्लेस का भी कोई असिस्टेंस ले सकता है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, जो जहां पे इंक्वायरी हो रही है, अगर इंक्वायरी किसी दूसरी जगह पे हो रही है तो, टू प्रेजेंट द केस ऑन हिज बिहाफ बट नॉट एंगेज ए लीगल प्रैक्टिशनर। लेकिन जो चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लीगल प्रैक्टिशनर तब तक अपना नहीं ले सकता अनलेस द प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द डिस्प्लिनरी अथॉरिटी इज ए लीगल प्रैक्टिशनर। तो जब तक जो प्रेजेंटिंग आपका ऑफिसर है, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो केस प्रेजेंट कर रहा है, वो एक लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, तब तक जो है जो गवर्नमेंट चार्ज ऑफिसर है उसका भी असिस्टेंस या गवर्नमेंट जो सर्वेंट है वो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता है। ठीक है, द डिस्प्लिनरी अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो परमिट। ठीक है, तो या दूसरा क्या है, अगर डिस्प्लिनरी अथॉरिटी चाहे तो उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए किसी तरीके का, यानी इस तरीके का जो है डिसीजन ले सकती है कि उसको प्रोवाइड करना है या नहीं करना है लीगल प्रैक्टिशनर। तो ये जो है डिसीजन डिस्प्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर छोड़ दिया गया है, अनलेस, लेकिन क्या है बता रखा है कि जनरली जो है बैलेंस रखा जाता है, और बैलेंस रखने का मतलब कि जब तक जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, जो चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको भी किसी लीगल प्रैक्टिशनर की असिस्टेंस लेने के लिए इजाजत नहीं दी जाती है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट में टेक असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टेड एट एनी अदर स्टेशन। तो अभी जो ऊपर हमने बात की इसके अंदर यहाँ पे रूल के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि या तो हेडक्वार्टर का किसी असिस्टेंस ले सकते गवर्नमेंट सर्वेंट का, या कहीं पे जहाँ पे इंक्वायरी हो रही है वहां के किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का असिस्टेंस चार्ज ऑफिसर ले सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दूसरे हेडक्वार्टर का नहीं लिया सकता। तो
अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसी दूसरे स्टेशन पे पोस्टेड है और अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी अलाउ करते हैं, इफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सो परमिट्स, तो अगर परमिट करते हैं इंक्वायरिंग अथॉरिटी तो वो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे स्टेशन के गवर्नमेंट सर्वेंट को भी चाइल्ड ऑफिसर का असिस्टेंस बना सकते हैं या उसको परमिशन दे सकते हैं असिस्टेंस बनने के लिए। नोट में क्या है, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज 3 पेंडिंग डिस्प्लिनरी केसेस ऑन हैंड एंड इन विच ही हैज टू गिव असिस्टेंस। तो जिस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास 3 पेंडिंग डिस्प्लिनरी केसेस हैं उसको क्या है, उसको असिस्टेंस लेने के लिए मना किया गया। शैल नॉट टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, जिसके पास पहले से 3 केसेस पेंडिंग है जिसके अंदर वो असिस्टेंस दे रहा है, तो उस केस में उसको चार्ज ऑफिसर अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी उसका 3 केसेस पेंडिंग है और 3 में असिस्टेंस दे रहा है वो, तो चौथे में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो असिस्टेंस 3 केसेस के अंदर दे सकता है जो कि पेंडिंग हो। बी कहता है द गवर्नमेंट सर्वेंट में ऑल्सो टेक द असिस्टेंस ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट टू प्रेजेंट द केस ऑन हिज बिहाफ। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, चार्ज ऑफिसर है, वो किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का भी जो है असिस्टेंस ले सकता है। बेसिकली क्या हुआ, केसेस के अंदर बहुत सारे कोर्ट केसेस के अंदर ये प्ली रखी गई कि भाई जो चार्ज ऑफिसर है उसको रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस तरीके का क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि भाई कभी कभार क्या है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो पीओ भी बना है, तो उस केस में बोला कि भाई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या वो किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का भी असिस्टेंस ले सकता है नहीं ले सकता। तो बेसिकली यहाँ पे वो क्लियर हो जाता है कि जो गवर्नमेंट चार्ज ऑफिसर है वो किसी भी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का भी यहाँ पे असिस्टेंस ले सकता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। तो जनरली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन निकाला जाता है उसके अंदर लिखा जाता है कि क्या क्या कंडीशन होगी, और उन कंडीशन को देखते हुए किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का भी असिस्टेंट चार्ज ऑफिसर ले सकता है। सीलिंग इसके अंदर बताई गई है, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है वो डिफेंस असिस्टेंस के तौर पर 7 केसेस मैक्सिमम जो है वो ले सकता है 1 साल के अंदर, इवन सस्पेंडेड। और ये भी आपको पता होगी जो सस्पेंडेड ऑफिसर है वो भी डिफेंस असिस्टेंस बन सकता है, यानी सस्पेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो किसी चार्ज ऑफिसर को असिस्ट करना चाहता है एज ए डिफेंस असिस्टेंट तो वो असिस्ट कर सकता है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। If the government servant who has not admitted any of the article of charge in his written statement of defense or has not submitted any written statement of defense appears before the inquiring authority, such authority shall ask whether he is guilty or has any defense to make। तो जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मान लो पहले वो अपीयर नहीं हुआ, ना ही उसने अपना रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस सबमिट किया, क्योंकि पहले जो सब रूल देखे थे उसके अंदर जब चार्जशीट दी जाती है तो उसको मौका भी दिया जाता है कि अपना रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जो है सबमिट करे। तो अगर इससे पहले जब उसको मौका दिया गया, अब जो यानी इंक्वायरिंग अथॉरिटी जब अपॉइंट हो गई, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए, उसने नोटिस दे दिया चार्ज ऑफिसर को कि प्रेजेंट हो मेरे सामने, तो प्रेजेंट होने के बाद अगर उसने इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने देखा कि कोई रिटर्न स्टेटमेंट उसके सामने नहीं है डिफेंस का चार्ज ऑफिसर के, या वो पहली बार अपीयर हो रहा है क्योंकि हो सकता है पहले वो अपीयर ना हुआ हो, और या अगर उसने अपने जो भी डिफेंस है या गिल्टी है कि नहीं है वो कुछ भी नहीं बोला उससे पहले, ठीक है, तो उसको क्या है एक मौका दिया जाएगा। और जब वो मौका देंगे क्या पूछा जाएगा, सच अथॉरिटी शैल आस्क हिम, उससे पूछा जाएगा वेदर ही इज गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक। तो जनरली इंक्वायरिंग अथॉरिटी जब भी पहली बार चार्ज ऑफिसर से मिलती है तो उससे पूछती है कि क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो या तुम्हें कोई डिफेंस है जो बताना है। और हम देखेंगे कि इन रूल्स के तहत, यानी जो रूल 14 है आपका, इसके देखें कि हर स्टेज पे उसे ये पूछा जाता है या उसको मौका दिया जाता है। क्यों मौका दिया जाता है, ताकि वो बाद में ऐसा ना बोल सके कि उसको मौका नहीं मिला अपनी बात को रखने के लिए या अपने डिफेंस को सामने बताने के लिए। तो जब भी वो किसी भी स्टेज पे वो अपीयर होता है तो उसको एक मौका दिया जाता है कि अपनी बात रख सके। तो हर बारी देखेंगे कि हर रूल के अंदर कहीं ना कहीं उससे बार बार पूछा जा रहा है इसके बारे में, अगर वो पहले अपीयर नहीं हुआ है या मान लो अपीयर हुआ है फिर भी अगर अपने स्टैंड को क्लैरिफाई करना चाहता है तो तभी वो अपनी बात को रख सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार उससे पूछे जाएंगे। एंड इफ ही प्लीड्स गिल्टी टू एनी ऑफ द आर्टिकल ऑफ चार्ज, अगर उसने मान लिया कि कोई भी आर्टिकल ऑफ चार्ज जो है उसको किसी भी 1 को 2 को
तीन को जितने भी उसके अगेंस्ट हैं उसमें से कितने को भी अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो स्टेटमेंट उससे ले लेते हैं, उस पर साइन करा लेते हैं और उसके बेसिस पे अपनी फाइंडिंग जो है इंक्वायरिंग अथॉरिटी दे देता है, और बाकी जिस पे उसने एक्सेप्ट नहीं किया है उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलती है। तो ये प्रोसीजर जनरली रहता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंड इफ he pleads guilty to any of the article of charge, the inquiring authority shall record the plea। तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी क्या करेगा, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया जिन चार्जेस को उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा पहली बात तो, साइन द रिकॉर्ड और उससे साइन करवा लेगा, एंड ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट देयर ऑन। तो खुद भी साइन कर देगा और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके भी सिग्नेचर उस पर ले लेगा। The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those article of charge to which the government servant plead guilty। तो ठीक है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो चार्ज ऑफिसर था उसमें से मान लिया चार उसके ऊपर चार्जेस लगे थे, चार में से दो उसने एक्सेप्ट कर लिए, तो दो एक्सेप्ट करने से ही सारा काम नहीं हो जाएगा। तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी फिर क्या करेगा, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया चार्ज ऑफिसर ने, उसके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करेगा अपने रिपोर्ट के अंदर या उसके अंदर फाइंडिंग्स अपनी देगा। फाइंडिंग्स देने का मतलब वो बोलेगा कि ये इसके ऊपर चार्जेस थे, उसने ऐसा ऐसा बोला, ये डॉक्यूमेंट्स है जो उसके जो भी उसने एडमिट किया है उसको सपोर्ट करते हैं, और इन सब के बेसिस पे मैं कंक्लूड करता हूँ कि जो इसने चार्ज एक्सेप्ट किए हैं ये उसके अगेंस्ट जो है प्रूव होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने एक्सेप्ट कर लिया और बात खत्म हो गई, तो फाइंडिंग्स भी देनी होती है, फाइंडिंग्स ऑफ द गिल्ट। तो जो फाइंडिंग्स ऑफ द गिल्ट है ये इंक्वायरिंग अथॉरिटी को लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए अपने प्रॉपर रीजन देने पड़ते हैं, उसके अंदर पूरा लॉजिक देना पड़ता है, अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर उसने माइंड अप्लाई नहीं किया और सिर्फ क्या लिख दिया कि भाई इसने चार्ज ऑफिसर ने अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए मैं इसको गिल्टी मानता हूं, तो इसके बेसिस पे क्या होगा, ये जो है जो प्रोसीडिंग है वो एक बैड हो जाएगी लॉ के अंदर, ठीक है, या विशिएटेड भी बोलते हैं, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोसीडिंग है वो खराब हो गई और दोबारा से प्रोसीडिंग जहां से ये फॉल्ट आ गया, जहां से ये इस तरह का लैकुना आ गया, जिस तरह यहाँ शॉर्टकमिंग आ गई, वहां से दोबारा करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो फाइंडिंग ऑफ गिल्ट का मतलब ये है कि प्रॉपर रीजनिंग के साथ सारी बातों को लिखते हुए बताना है कि मैं जो भी इस चार्जेस को एक्सेप्ट किया इन्होंने उसमें क्या अपना राय देता हूं कि प्रूव हुए या नहीं हुए वो चार्जेस। तो इस तरीके का लिखना पड़ता है। The inquiring authority shall, if the government servant fails to appear within the specified time or refuses or omit to plead, require the presenting officer to produce the evidence by which he proposes to prove the article of charge, and shall adjourn the case to later date not exceeding 30 days after recording and order that। तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है, अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट वो अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या है, हमने जो ये सब रूल 7 पढ़ा था यहाँ पे उसको मौका दिया गया अपीयर होने के लिए। तो ये सब रूल 7 के अंदर उसको मौका देने के बावजूद भी वो क्या हुआ, अपीयर नहीं हुआ, या उसने ये बोल दिया कि भाई मैं किसी भी चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो उस केस में क्या है, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या कहा गया कि उस केस में रिक्वायर्स द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, फिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर का रोल स्टार्ट हो जाता है। यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, अब जितने भी चार्जेस उस चार्ज ऑफिसर के अगेंस्ट या एलिगेशन लगाए गए हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा एविडेंस के साथ, बाय विच ही प्रोपोजेस टू प्रूव द आर्टिकल ऑफ चार्ज। उन एविडेंस को जिससे वो चार्ज को प्रूव करना चाहता है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को ये काम करना पड़ेगा, रिक्वायर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये जो है काम, यानी तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अपने सारे चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर तो उसके अंदर काम सिंपल हो गया। इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने उन जो एक्सेप्टेंस है, एडमिशन है, उसको रखा, उसके ऊपर अपने जो भी एविडेंस वगैरह थे उन सब के बेसिस पे सब सारी चीज़ लिखते हुए अपने माइंड को अप्लाई करते हुए कंक्लूजन दे दिया कि भी सारे जो चार्जेस है वो प्रूफ हो गए। तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी का इतना ही काम होता है, उसका काम रिकमेंड पेनल्टी को रिकमेंड करना बिल्कुल नहीं होता। जहाँ पे भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी पेनल्टी को रिकमेंड करता है वहाँ पे थोड़ा डाउट ये आ जाता है कि भाई इसका कुछ जो है बाइसनेस है। तो इसलिए जनरली जो भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी है उसका रोल इतना ही होता है कि वो बताए कि इंक्वायरी रिपोर्ट में अपनी कि चार्जेस जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके खिलाफ प्रूफ हुए, नहीं प्रूफ हुए या पार्शली प्रूफ हुए, इस तरीके का स्टेटमेंट जनरली लिखा जाता है, उतना ही रोल रहता है।
वो रिपोर्ट के ऊपर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का काम होता है डिसीजन लेना कि क्या पेनल्टी लगाया जाए। पहले तो वो एग्री करता है जो भी रिपोर्ट होती है उससे, अपनी फाइंडिंग्स के अंदर वो भी उसको भी लिखना पड़ता है अपना माइंड अप्लाई करके कि वो क्या मानता है उस रिपोर्ट के ऊपर। और फिर जब वो मानता है कि जो लिखी गई फाइंडिंग्स है वो सही है, तो फिर उसके पास बाद वो पेनल्टी प्रपोज कर सकता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी का अपना रोल है, उससे अगर वो एक्सीड करता है तो उन केसेस में कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के अंदर डाउट राइज किया है और उसके अंदर बायसनेस के भी कई कई केसेस सामने आए हैं। तो इसलिए इंक्वायरिंग अथॉरिटी को क्या चाहिए कि अपना जो भी डोमेन है सिर्फ उसका काम है चार्जेस को अपना फाइंडिंग्स देना, यानी जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपने केस को प्रोड्यूस कर देगा और चार्ज ऑफिसर अपना डिफेंस रख देगा, तो उन सबको देखते हुए वो क्या फाइंड करता है, यानी एक तरह से वो जज है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या है, एक वकील का काम करता है, वो प्रोसिक्यूशन का काम करता है। जैसे हम देखेंगे क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर होता है और सामने से जो होता है जिसके खिलाफ चार्जेस है वो अपने आप को डिफेंड करता है। तो यहाँ पे भी जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो एक तरीके से ये वकील है गवर्नमेंट की साइड से, और जो चार्ज ऑफिसर होगा उसका डिफेंस असिस्टेंस होगा जो डिफेंस रखेगा अपना, या खुद चार्ज ऑफिसर भी रख सकता है। और इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है वो एक प्रेजेंटिंग इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है यहाँ पे एक जज के तौर पे काम करता है। तो कई कई केसेस में क्या होता है कि जहाँ पे प्रेजेंटिंग ऑफिसर नहीं बनाया गया और प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने क्या किया, इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने क्या किया, खुद ही एग्जामिन किया, क्रॉस एग्जामिन किया, या प्रेजेंटिंग ऑफिसर का उसने काम किया इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने पूरा, तो उस केस में कोर्ट ने बोला है कि जो जज है, क्योंकि प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या है एक वकील की तरह है और इंक्वायरिंग अथॉरिटी क्या है एक जज की तरह है, तो कोई अपने ही केस के अंदर वकील और जज दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? तो हम ये जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि कोई भी जो पर्सन है वो अपने ही केस के अंदर वकील और जज एक साथ नहीं हो सकता है। तो उन केसेस में जहाँ पे इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने प्रेजेंटिंग ऑफिसर का पूरा काम किया, तो उस केस में कोर्ट ने बोला हुआ है कि उस केस में ये जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी वो विशिएटेड हो गई या बैड इन लॉ हो गया और वो फिर दोबारा से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करने के लिए कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है उसका रोल लिमिटेड है। हाँ, इंक्वायरिंग अथॉरिटी ये कर सकता है कि जो भी चार्ज ऑफिसर है उससे क्लैरिफिकेशन के नेचर में जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, यानी वो क्वेश्चन इस तरीके के हो सकते हैं जहां पे चार्ज ऑफिसर को मदद मिले अपने पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इंक्वायरी अथॉरिटी लेकिन प्रेजेंटिंग ऑफिसर के तौर पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, अपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस को प्रेजेंट करना, जो भी विटनेस आएगा उससे एग्जामिनेशन इन चीफ करना। एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, उसके अंदर उसको बोला जाता है कि हाँ बताओ सर्कमस्टांसेस जो भी थे उसके अकॉर्डिंग बताओ कि आप चार्ज ऑफिसर के बारे में क्या कहना चाहते हो या ऑफेंस के बारे में क्या कहना चाहते हो। फिर क्रॉस एग्जामिन करना जो चार्ज ऑफिसर का विटनेस है। तो ये सारा काम जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का होता है। अगर ये सारा काम आईए ने किया, इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने किया, तो उस केस में जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी वकील अपना जज भी खुद नहीं हो सकता। तो उस वजह से इस प्रिंसिपल के वायलेशन की वजह से जो है केस जो है वो ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो बैड हो जाएगी लॉ के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने रूल जो सब रूल है इसमें आ जाते हैं। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं तो जनरल मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि क्या होता है केसेस के अंदर और क्या क्या गलतियों की वजह से जो केस है कोर्ट के अंदर डिसमिस हो जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखें जो प्रैक्टिकली इस काम को ऑफिस में या डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट क्या अपीयर नहीं हुआ था अभी तक और ना वो, और ये रिफ्यूज भी कर रहा है जो भी चार्जेस हैं उनको कि भाई नहीं मैंने तो ऐसा ऑफेंस नहीं किया या ऐसा कोई भी मैंने एलिगेशन जो मेरे खिलाफ लगाए गए वो गलत हैं, तो उस केस में पूरा केस चलेगा। पूरा केस चलेगा मतलब क्या कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी एविडेंस है डॉक्यूमेंट्री या बाय पर्सन वो उन सबको पेश करेगा और प्रूव करेगा अपने केस को, और उसी दूसरी साइड जो चार्ज ऑफिसर है अपने डिफेंस को प्रोड्यूस करेगा और वो अपने आप को बचाव के जो काम है बचाव का काम वो करेगा अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके या एविडेंस को भी प्रस्तुत करके। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर अब आगे चलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट चार्ज ऑफिसर है उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो किसी भी चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने इसमें से कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये रिक्वायर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रोड्यूस द एविडेंस बाय विच ही प्रोपोजेस टू प्रूव द आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड शैल अर्जन द केस टू ए लेटर डेट नॉट एक्सीडिंग 30 days आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड ऑर्डर दैट। तो यहाँ पे जो केस को एडजेंट किया जाएगा, यानी जहां से अब क्या करेगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपने केस को प्रेजेंट करेगा
उसको प्रेजेंट करने के लिए 30 दिन से ज़्यादा का कोई एडजमेंट नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब 30 दिन के अंदर अंदर का कोई डेट देके जहां पे प्रेजेंटिंग ऑफिसर को गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करना स्टार्ट करना या केस को प्रेजेंट करना करना है, वहां से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब सबसे आप पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है पहले वो अपना केस रखता है, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पे पहले केस को प्रूव किया जाता है। फिर उसके बाद जो चार्ज ऑफिसर है उसको मौका दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से या किसी पर्सन के एविडेंस से जहां पे वो अपना डिफेंस रखता है। और उसके बाद इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है हर एक आर्टिकल ऑफ चार्ज पे हर एक इल्जाम के ऊपर अपनी फाइंडिंग देती है। तो ये प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पे यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर का केस पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद किसका केस आएगा, उसके बाद चार्ज ऑफिसर भी अपना केस उसी तरह से प्रेजेंट करेगा। तो ये 30 दिन के अंदर ही एडजमेंट की डेट दे देनी है और उसके अंदर वहां पे प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना केस स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे ऑर्डर क्या कर रहा है इंक्वायरिंग अथॉरिटी, उसको देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग एन ऑर्डर दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट में फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग हिज डिफेंस इंस्पेक्ट। और यहाँ पे जब ये डिसाइड हो गया कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर तो भाई अपने केस को प्रेजेंट करेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे केस को प्रेजेंट करेगा, तो वो एक साथ में एक ऑर्डर भी निकाल देता है जिसके अंदर वो कहता है कि जो चार्ज ऑफिसर है या गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अगर चाहे तो अपने डिफेंस को प्रिपेयर करने के लिए क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट विद इन 5 डेज ऑफ द ऑर्डर। यानी जब वो ऑर्डर निकाला गया जिसके अंदर उसको बताया गया कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हो और बाकी ये सब काम कर सकते हो, तो 5 दिन के अंदर और विद इन सच फर्दर टाइम नॉट एक्सीडिंग 5 डेज, 5 दिन या फर्दर एक्सटेंशन 5 दिन का और अलाउ करने के बाद द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द लिस्ट इन सब रूल 3। तो सब रूल 3 के अंदर आपने देखा था कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे जो चार्ज ऑफिसर को दिया गया था, तो वहां पे सिर्फ लिस्ट दी गई थी, लिस्ट, वहां पे पूरा डॉक्यूमेंट उसको नहीं देखने के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे अगर वो चाहे तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को जिसकी लिस्ट उसको प्रोवाइड की गई थी, तो ये मैंने 3 के अंदर यहाँ पे ये 3 के अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था ये सब रूल 3 है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ विटनेस बताया गया था। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को वो क्या कर सकता है, वो चेक कर सकता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो प्रॉपर तो है ना, कहीं फॉल्स तो नहीं है, कहीं फॉल्स तो नहीं है, कहीं उसको मैनिपुलेट तो नहीं किया गया। तो उसको वेरीफाई करने के लिए बेसिकली वो डॉक्यूमेंट जो है दिखाए जाते हैं उसको, या इंस्पेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं उस गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो ये 5 दिन का टाइम दिया जाता है और फर्दर अगर चाहे तो 5 दिन का और अलाउ किया जा सकता है किसी रीजन की वजह से, जो राइटिंग में जनरली सब कुछ लिखा जाता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो, ये जो एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये जो जीएस मैंने ब्लू में लिखा हुआ है, ये कहीं पे भी मैं अगर ये मिलेगा आपको तो इसका मीनिंग ये है कि ये मेरे कमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लू में मैं लिखता हूँ ये शॉर्ट में बहुत ही छोटे फॉन्ट में, इसका मीनिंग होता है कि ये मैंने अपने रिमार्क्स लिखे हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ये मेन रूल का पार्ट नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ब्लू इंडिकेशन है कि मैंने लिखा है और मेरे कमेंट्स हैं, या मेरा साथ में कुछ क्लियर करने के लिए या किसी चीज को सिंपल बनाने के लिए वो इंसर्ट किया है, तो इसलिए आप उसको मेन रूल का पार्ट नहीं पढ़ेंगे। तो सेकंड, एक तो इंस्पेक्ट कर सकता है जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे उनको, और दूसरा क्या कर सकता है, सबमिट ए लिस्ट ऑफ विटनेसेस टू बी एग्जामिन्ड ऑन हिज बिहाफ। तो चार्ज ऑफिसर जो है वो अपने बिहाफ पे किन विटनेसेस को रखना चाहता है अपने डिफेंस के अंदर, उसकी लिस्ट भी देगा, ठीक है, सबमिट करेगा। तो एक चीज देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने एक तरफ तो अपना केस स्टार्ट कर दिया, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोला कि भी आप अपना केस 30 दिन के अंदर प्रेजेंट करो। दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, जो चार्ज ऑफिसर है उसको बोल रहा है कि भाई उसके बाद क्योंकि आपकी बारी आनी है जिसके अंदर आप अपने एविडेंस या ये सब प्रूव करोगे, तो पैरेलली क्या हो रहा है कि उसको भी मौका दे रहे कि आप इंस्पेक्शन कर लो डॉक्यूमेंट्स का, अपने विटनेसेस बता दो जिसको आप प्रेजेंटिंग ऑफिसर के बाद प्रेजेंट करोगे अपने डिफेंस के अंदर। तो इस तरीके से ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर जैसे 30 दिन का एडजमेंट लगभग दे सकता है, 30 दिन के अंदर वो क्या है, बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको भी मौका मिल जाए, नहीं तो उसको सेपरेटली टाइम देना पड़ेगा और डिले होगा। तो इस वजह से ताकि टाइम डिले ना हो तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपना केस प्रेजेंट करने के लिए बोल दिया, और उसके साथ साथ ही जो चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको भी बोल दिया कि भी आप इंस्पेक्शन कर लो, और जो अपने विटनेसेस जो है वो अगर एग्जामिन करना चाहते हो अपने डिफेंस में तो उसको सबमिट कर दो।
Note if the government servant applies orally or in writing for supply of copies of statement of witnesses mentioned in the list referred to in सब रूल 3। तो सब रूल 3 के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस बताए गए थे और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, ठीक है। तो वहां पे जो भी विटनेसेस है अगर उनके स्टेटमेंट की कॉपी भी मांगता है, तो अगर सब रूल 3 के अंदर, ये सब रूल 3 है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, तो विटनेस से अगर यहाँ पे जो भी विटनेस है जो कि गवाही देगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के केस के बिहाफ पे, अगर इनका कोई स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड हो रखा है, अगर चार्ज ऑफिसर चाहता है तो उनकी कॉपीज मांग सकता है। तो वही यहाँ पे सब रूल के अंदर बात कर रहा है, ये नोट के अंदर बात कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई करता है ओरली या राइटिंग के अंदर कि भाई जो भी विटनेसेस हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उनके स्टेटमेंट की कॉपी उसे दी जाए, तो उसको देना पड़ेगा। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल फर्निश हिम विद सच कॉपीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जितनी जल्दी हो सके उतना देना है, और नहीं तो जब हियरिंग होनी है, नॉट लेटर देन 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस ऑन द बिहाफ ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब एग्जामिनेशन होगा विटनेसेस का, यानी गवर्नमेंट के जो विटनेसेस हैं जिसको हम प्रोसिक्यूशन विटनेस भी बोलते हैं, यानी पीडब्ल्यू से भी शॉर्ट में बोलते हैं, तो जब गवर्नमेंट के बिहाफ पे विटनेसेस आएंगे उससे पहले उनके जो भी रिटन स्टेटमेंट की कॉपीज है 3 दिन पहले तो कम से कम उसकी कॉपी जो है प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। तो ताकि क्या होगा जब तक हम उनके स्टेटमेंट की कॉपीज जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपीयर हो रहे हैं उनकी कॉपी जो चार्ज ऑफिसर को नहीं देंगे, तो अपने डिफेंस में कैसे कुछ बोल पाएगा या क्रॉस एग्जामिन कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो देना बहुत जरूरी है। अभी आप ये जो एग्जामिनेशन इन चीफ भी कहते हैं जिसे, या क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे अभी। तो अभी पहले हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं सब रूल को, फिर आगे इसकी भी चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। थर्ड ये कहता है कि गिव ए नोटिस। तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा, नोटिस देगा विद इन 10 days ऑफ द ऑर्डर, यानी इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने जो अपना ऑर्डर भेजा था उसके 10 दिन के अंदर उस ऑर्डर के, और विच सच फर्दर टाइम नॉट एक्सीडिंग 10 days, या 10 दिन का और जो टाइम वो मिल सकता है अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी अलाउ करता है तो, फॉर डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच आर इन द पोजेशन ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट मेंशन इन द लिस्ट रेफर टू इन सब रूल 3। तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, वो कहता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट है जो आपकी लिस्ट में नहीं था और इस डॉक्यूमेंट को मैं अपने डिफेंस में प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो वो एक नोटिस देगा इंक्वायरी जो अथॉरिटी इंक्वायरिंग अथॉरिटी को, और इंक्वायरिंग अथॉरिटी वो उन डॉक्यूमेंट्स को दिलाने में या उनके प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंडिकेट द रिलेवेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को लेकिन ये भी बताना पड़ेगा उसका रिलेवेंस क्या है। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट का बता दिया कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए अपने डिफेंस के लिए और उसका रिलेवेंस नहीं बताएंगे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को एक तो बताना पड़ता है कि उसका रिलेवेंस क्या है उसके केस से, दूसरा किसके पास है। तो यहाँ पे मैंने रिमार्क्स में लिख दिया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंडिकेट रिलेवेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट एज वेल एज द कस्टोडियन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन हिज रिक्वेस्ट। तो जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसके अंदर उसका रिलेवेंस भी बताएगा और किसके पास वो डॉक्यूमेंट है ये भी बताना पड़ेगा, ताकि तभी तो उससे मंगा सकता है इंक्वायरी अथॉरिटी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। The inquiring authority shall, on receipt of the notice from government servant for the discovery or production of document, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the document are kept, with the requisition of the production of the document by such date as may be specified in such requisition। तो जब इंक्वायरिंग अथॉरिटी के पास वो नोटिस गवर्नमेंट सर्वेंट का आ गया कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे प्रोड्यूस करो, इसकी डिस्कवरी करो इसकी, तो वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा उस अथॉरिटी के पास जिसके पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर टाइम लिख देगा कि मुझे इस डेट तक ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये प्रोवाइड करो। प्रोवाइडेड दैट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग रिफ्यूज टू रिक्वेशन सच डॉक्यूमेंट एज इन इट्स ओपिनियन नॉट रिलेवेंट टू द केस। तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो रिलेवेंट नहीं है, केस से रिलेटेड नहीं है, तो वो मना भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी चीज मना करना है उसके लिए एक तो राइटिंग में लिखना पड़ेगा,
और वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो ये हमेशा रीज़न देना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्योंकि ये मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग है, कोई भी चीज़ ओरली या बिना रीज़न के या बिना राइटिंग के नहीं हो सकती है। तो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें होंगी। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रोसीडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका हर एक जो भी ऑर्डर है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो चार्ज ऑफिसर को देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जिससे भी ऐसे किसी भी ऑर्डर से जिससे चार्ज ऑफिसर के ऊपर कोई यानी इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी कॉपी उसके पास जाना जरूरी है। चाहे वो अपीयर आपके सामने हो या नहीं हो, आपको हमेशा उसके एड्रेस पे या उसके ईमेल पे या किसी भी तरीके से उसको सर्विस कर देनी है सारी चीज़ों की, जो इसको इम्पैक्ट कर सकती है, उसके केस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। On receipt of the requisition referred to in sub rule 12, every authority having the custody or possession of the requisition document shall produce the same or issue non-ability certificate before the inquiring authority within 1 month of the receipt of the requisition। तो जिस अथॉरिटी के पास ये रिक्वेजिशन गया, उसका काम क्या है? उसका काम है कि जब ये रिक्वेजिशन उसके पास आ गया, तो या तो उसको वो प्रोड्यूस करे उन डॉक्यूमेंट्स को, या नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर, विद इन 1 मंथ के अंदर जो है वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने पेश कर दे या प्रोड्यूस कर दे, या नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको दे दे। Provided that if the authority having the custody of the possession of the requisition document is certified for the reason for recorded in its writing that the production of all or any of the such document would be against the public interest or security of the state। तो अगर उस केस के अंदर जहां पे जिस अथॉरिटी के पास जो कस्टोडियन है उस डॉक्यूमेंट का, उसे लगता है कि अगर इन डॉक्यूमेंट को पब्लिक डोमेन में या उसको दिया गया चार्ज ऑफिसर को, तो क्या होगा? तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा या स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगा। तो उन दोनों केस में वो क्या कर सकता है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। इट शैल इन्फॉर्म द इंक्वायरिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंगली। तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी को ये बात बताई जाएगी, भाई ये डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं या इससे स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है। एंड द इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल, तो फिर इंक्वायरिंग अथॉरिटी का काम ये बनेगा, जब उसको ये इन्फॉर्म कर दिया गया, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड विड्रॉ द रिक्वेजिशन मेड बाय इट फॉर प्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ। तो जो ये इंफॉर्मेशन मिली है कस्टोडियन से, जो डॉक्यूमेंट का कस्टोडियन है, उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को, और चार्ज ऑफिसर को कम्युनिकेट करने के बाद आईए जो है आपका इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है इस रिक्वेजिशन को वापस मंगा लेगा या विड्रॉ कर लेगा। On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the article of charge are proposed to be produced shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority। तो डिस्प्यूटी अथॉरिटी का केस मतलब गवर्नमेंट का केस। तो जिस दिन डेट फिक्स किया गया था, तो ऊपर हमने देखा था कि डेट फिक्स करके जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो अपना केस रखेगा, तो उस दिन की बात आ गई अब। तो उस दिन क्या है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर का क्या काम होगा? तो जिस डेट को फिक्स किया गया इंक्वायरी के लिए, उस दिन ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये दोनों से ही, जिससे प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपने केस को क्या करना चाहता है, प्रेजेंट करना चाहता है, किसके बिहाफ पे? डिस्प्यूटरी अथॉरिटी के बिहाफ पे या गवर्नमेंट के बिहाफ पे? गवर्नमेंट का मतलब डिस्प्यूटरी अथॉरिटी यहाँ पे जिसका मतलब है। तो उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा सारे एविडेंसेस को, चाहे वो ओरल है या डॉक्यूमेंट्री है, किसी भी तरीके का है। द विटनेसेस शैल बी एग्जामिन्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो जो विटनेसेस हैं वो एग्जामिन किया जाएगा, किससे? प्रेजेंटिंग ऑफिसर उनको एग्जामिन करेगा। मे बी क्रॉस एग्जामिन बाय और बिहाफ ऑफ द चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। द प्रेजेंटिंग ऑफिसर शैल बी एंटाइटल्ड टू री एग्जामिन द विटनेस ऑन द पॉइंट ऑन विच दे हैव बीन क्रॉस एग्जामिन्ड। और उसके बाद जो दोबारा से प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो री एग्जामिन कर सकता है, बट नॉट ऑन एनी न्यू मैटर, लेकिन किसी नए मैटर को बिना परमिशन के, विदाउट द लीव ऑफ इंक्वायरिंग अथॉरिटी। तो किसी नए मैटर को नहीं वहां पे लाया जाएगा, जो भी मैटर ऑलरेडी है या जो भी एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसको जो वहां पे एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन किया जाएगा। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में ऑल्सो पुट सच क्वेश्चन टू द विटनेसेस एज इट थिंक फिट। तो इंक्वायरी अथॉरिटी अगर चाहे तो कुछ क्वेश्चन भी विटनेसेस से पूछ सकता है। तो अब इसको हम ये समझ लेते हैं पहले कि एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिन
और री एग्जामिन का मतलब क्या है। तो पहले एग्जामिन, जहाँ पे एग्जामिन की बात हो रहा है, तो एग्जामिन कौन करता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर करता है। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना विटनेस लेके आया, विटनेस को से पूछेगा कि आप ये चार्ज ऑफिसर के अगेंस्ट जो जो एलिगेशन उसको पता ही है, ठीक है, वो पूछेगा कि आप बताइए, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे मान चलते हैं कि हम ये चार्ज है चार्ज ऑफिसर के ऊपर कि उसने चोरी की है। तो जो विटनेस होगा उससे पूछेगा आपने चार्ज ऑफिसर को, उसका नाम अगर एबीसी है तो आपने एबीसी को इस तारीख को क्या करते हुए देखा था, या इस तारीख को आपने क्या देखा था, ये बताइए चार्ज ऑफिसर के रिस्पेक्ट में। तो बोलेगा मैंने चार्ज ऑफिसर को देखा था कि इतने बजकर इतने मिनट पे वो जा रहा था और ये इस तरीके से कोई सामान उठा रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ पे जो भी उसका डिफेंस असिस्टेंस होगा या गवर्नमेंट सर्वेंट खुद होगा, वो क्रॉस एग्जामिन करेगा। तो फिर वो पूछेगा कि ठीक है, आपने मुझे उठाते तो मैंने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे। अगर उसने बता दिया कि वो इस कलर के कपड़े थे, तो क्या है, उसका जो है केस जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का वो एक स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं वो गड़बड़ा गया, उसने सही चीज बताई, तो क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली क्या करता है, जो क्वेश्चन या जो विटनेस को प्रेजेंटिंग ऑफिसर लेके आया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर डाउट या सस्पिशन लाने की कोशिश करता है कि भाई ये जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का एविडेंस है या ये विटनेस है, ये आपका जो है सही नहीं है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर सच्चाई को लाने के लिए और जो क्वेश्चन फर्दर पूछे जा सकते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर री एग्जामिन होता है। तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्रॉस एग्जामिन कर लिया, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिससे सस्पिशन आ गया कि भाई जो विटनेस है वो सही नहीं है, तो फिर जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो री एग्जामिन करता है। री एग्जामिन इसलिए करता है ताकि वो फर्दर क्लैरिफिकेशन ला सके और जो विटनेस है उसकी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश की जाए। यानी मतलब ये है कि जैसे उससे पूछा कि कौन सी कमीज आपने पहनी थी, क्रॉस एग्जामिनेशन ये पूछ लिया और वो कहीं कहीं भटक गया, बोला कि शायद ब्लू थी, शायद रेड था, तो इस तरीके से बोल दिया। तो फिर उससे दोबारा से पूछेगा कि आपने जो शर्ट पहनी थी क्या आपको अच्छी तरह से याद है, आप दोबारा से कोई बताना चाहेंगे उसके बारे में। तो उसने फिर वो अगर वो कुछ और एक्सप्लेनेशन दे देता है तो हो सकता है कि उसकी एविडेंस को प्रॉपर मानी जाए। तो इस तरीके से यानी एग्जामिनेशन होगी जिसके अंदर उसने बताया कि क्या उसने घटना से रिलेटेड कुछ देखा। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन उससे क्रॉस क्वेश्चन किया गया, भाई ये चीज के बारे में बताओ। तो वो सही विटनेस होगा तो उसे सब कुछ पता होगा, नहीं होगा सही तो वो कहीं भटक जाएगा। री एग्जामिनेशन के अंदर जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर उसको फर्दर अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके उसने ऐसा क्यों बोला है, वो क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होती है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे होते हैं और सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिससे जो है केस को सामने रखा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन होगा, ये जो भी बातें पहले हो चुकी हैं, जो भी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या विटनेस है, उनके रिगार्डिंग ही होगी। कोई नया मैटर सामने नहीं लाया जाएगा, कोई नया चार्ज नहीं लगाया जाएगा या किसी और तरीके का एविडेंस नहीं पेश किया जाएगा विदाउट द लीव ऑफ इंक्वायरिंग अथॉरिटी, जब तक कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी की परमिशन। लीव का मतलब यहाँ पे लीगल टर्म में होता है परमिशन, इसलिए मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो जब तक कि उसकी परमिशन इंक्वायरिंग अथॉरिटी नहीं दे देता, ठीक है। इसके बाद एक जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो है रोल कई केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने, कैट के सामने आया हुआ है। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में ऑल्सो पुट सच क्वेश्चन टू द विटनेस एज इट मे थिंक फिट। तो विटनेस से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, पीओ भी जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्या इंक्वायरिंग अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर का रोल प्ले कर सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर बोला था कि जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का रोल नहीं प्ले कर सकता। यानी जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन कर रहा है या री एग्जामिनेशन कर रहा है और इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो क्लैरिफिकेटरी हो नेचर में। क्लैरिफिकेटरी का मतलब जिससे क्लैरिफिकेशन आए, यानी जो मैटर चल रहा है या जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे वो क्लियर हो, ठीक है। यानी उसका रोल उतना ही होता है। इंक्वायरिंग अथॉरिटी हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी मौका देगा अगर कोई जो क्वेश्चन वो गलत पूछ रहा है या कोई क्वेश्चन के अंदर अगर उसके इंक्वायरिंग अथॉरिटी के कुछ और एक्सप्लेनेशन पूछने से वो मैटर क्लियर होता है, या इसी तरह से अगर जो चार्ज ऑफिसर है उसे किसी विटनेस को प्रोड्यूस किया है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछने से उसका मैटर क्लियर होता है, तो वो न्यूट्रल तौर पर दोनों से क्वेश्चन पूछकर
सिर्फ एक्सप्लेनेशन और लाने के लिए, क्लियर मैटर को और क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। सच क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो ऐसे जो क्लैरिफिकेशन लाए, एक्सप्लेनेशन लाए, वो किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट है उसी को उजागर करने वाला, उसी को क्लियर करने वाला होना चाहिए। तो ये इतना ही रोल है, क्योंकि बहुत से केसेस के अंदर जहां पे इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने प्रेजेंटिंग ऑफिसर का रोल प्ले किया है, यानी जहां पे प्रेजेंटिंग ऑफिसर नहीं बनाया गया और इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने सारा एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन ये सब किया है, तो वहां पे केसेस को डिसमिस कर दिया और बोला कि प्रोसीडिंग जो है वो सही नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे आते हैं। इफ इट shall appears necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may in its discretion allow the presenting officer to produce evidence not included in the list given to the government servant। तो जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना केस प्रोड्यूस कर रहे थे उस टाइम पे या उससे पहले चार्जशीट के साथ भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट था उसको लिस्ट दी गई थी डॉक्यूमेंट की और विटनेसेस की। अब उस विटनेस की लिस्ट में या उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में अगर कोई ऐसा नाम नहीं था और उस नाम को अब प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रोड्यूस करना चाहता है उस एविडेंस को, चाहे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या कोई विटनेस है, मे इटसेल्फ कॉल फॉर न्यू एविडेंस, recall and re-examine any witness and in such cases government shall be entitled to have if it demands। तो इस केस में क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यानी कोई अगर नया एविडेंस जो पहले प्रोड्यूस नहीं किया गया था उसको लाने की बात चल रही है, न्यू एविडेंस की बात चल रही है, या किसी को दोबारा से बुलाकर उसको री एग्जामिन या रिकॉल करने की बात चल रही है, तो उस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट के जो चार्ज ऑफिसर है उसके क्या एंटाइटलमेंट होंगे, उसका क्या राइट होगा। तो उसका राइट ये होगा, पहले तो एक कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ फर्दर एविडेंस प्रोड्यूस्ड और टू बी प्रोड्यूस्ड एंड एडजर्नमेंट ऑफ द इंक्वायरी फॉर 3 क्लियर डे। तो पहले तो जो फर्दर एविडेंस आ रहा है, ठीक है, उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। दूसरा एडजर्नमेंट देना पड़ेगा, यानी टाइम देना पड़ेगा। इंक्वायरी के अंदर 3 क्लियर डेज का टाइम देना पड़ेगा, यानी आज अगर एडजर्न कर रहे तो आज के दिन को छोड़कर, और आज से 4 दिन बाद चौथे दिन अगर इंक्वायरी रखी है तो बीच में 3 दिन क्लियर डेज होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ एडजर्नमेंट, यानी डे ऑफ एडजर्नमेंट को छोड़कर, और जिस दिन इंक्वायरी को एडजर्न किया गया यानी जिस दिन फर्दर इंक्वायरी होगी उस दिन को छोड़कर 3 क्लियर डेज का टाइम दिया जाएगा उस गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो बेसिकली ये टाइम क्यों दे रहे हैं, ताकि वो अपने केस को प्रोड्यूस कर सके, अपने केस को बना सके या उसको स्टडी कर सके, एग्जामिन कर सके जो नया विटनेस या नया एविडेंस आया है। तो नया विटनेस का मतलब यहाँ पे है कि उसका कोई स्टेटमेंट है तो उससे, तो यहाँ पे फर्दर एविडेंस क्या, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जनरली होगा, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट वगैरह है तो वो भी उसको एग्जामिन करने का मौका देना है। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल गिव द गवर्नमेंट सर्वेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग सच डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का भी मौका दिया जाएगा बिफोर दे आर टेकन ऑन रिकॉर्ड्स, उसको रिकॉर्ड पे लेने के से पहले। यानी रिकॉर्ड पे देखिए, पहले कोई भी चीज तब ली जाती है जब उसको पूरी तरह से प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने प्रेजेंट किया उस डॉक्यूमेंट को, और जो चार्ज ऑफिसर उसको एग्जामिन कर लिया, इंस्पेक्ट कर लिया, उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया प्रेजेंटिंग ऑफिसर द्वारा जिसको लिस्ट में पहले लिखा हुआ था और उसको पेश किया गया, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर अगर को इंस्पेक्ट करने के बाद उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उस डॉक्यूमेंट को फिर प्रूव करना पड़ता है, यानी उसका भी एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन ये सब हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि रिकॉर्ड पे उन्हीं चीजों को लिया जाता है जो दोनों पार्टी एडमिट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि रिकॉर्ड पे उसको, उस डॉक्यूमेंट को लेने से पहले जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए। इंस्पेक्ट करने का मतलब उसको इंस्पेक्ट करेगा, उसके अंदर कोई उसको कमी लगती है या नहीं लगती है तो वो अपनी बात को रखेगा। तो अगर कोई कमी लगती है तो फिर उसको एज इट इज रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा सकता, और उसको भी यानी जब प्रोसीडिंग चलेगी तो उसके अंदर सामने रखा जाएगा और उसके ऊपर चर्चा होगी, यानी एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, वो सारी प्रोसीजर करने के बाद ही वो आगे रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। इफ इट इज ओपिनियन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस नेसेसरी, और एक चीज जो ये तो खैर यहाँ पे बता रहे कि न्यू एविडेंस आ रहा है, तो ये न्यू एविडेंस भी यहाँ पे जो है
न्यू एविडेंस का मतलब ये नहीं कि कहीं भी किसी भी टाइम पे कोई नया एविडेंस आ गया। ये यहाँ पे न्यू एविडेंस जो है ये लिमिटेड स्कोप है इसका। लिमिटेड स्कोप ये नोट के अंदर बता रखा है कि क्या मतलब है न्यू एविडेंस का मतलब। न्यू एविडेंस का मतलब ये है, न्यू एविडेंस शैल नॉट बी परमिटेड और कॉल्ड फॉर एनी विटनेस शैल नॉट बी रिकॉल्ड टू फिल अप गैप इन द एविडेंस। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी टाइम पे आपको लगा कि भाई मेरा केस तो वीक हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूं कि अब फिर फर्दर इंक्वायरी करके किसी और डॉक्यूमेंट को ले आता हूं अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर ऐसा नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे न्यू एविडेंस का फिर मतलब क्या है? तो न्यू एविडेंस का मतलब है कि अगर ऐसा कोई एविडेंस जो अभी जैसे इनकम्प्लीट है और उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू एविडेंस या एडिशनल एविडेंस का यही मतलब है, इतना ही। तो सच एविडेंस मे बी कॉल्ड ओनली when there is a inherent lacuna defect in such evidence which has been produced originally। तो ओरिजिनली आपने उस एविडेंस को प्रोड्यूस किया था लेकिन उसके अंदर कुछ कमी लग रही है, इसकी वजह से आप फर्दर उसके अंदर और ऐड करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने किसी से कुछ डॉक्यूमेंट मांगा था, वो उसके अंदर पार्ट ए बी सी डी 4 पार्ट थे। अब जिस टाइम पे हमने एविडेंस या डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेजी थी तो उसमें हमने ए और बी पार्ट ही लगाया था, लेकिन जब केस को सामने रखा गया तो लग रहा है कि जब तक सी और डी और नहीं रखेंगे तो हमारा केस जो है वो क्या है, बिगड़ जाएगा, या इनहेरेंट लैकुना ये है कि भाई वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, या इनहेरेंट डिफेक्ट ये है कि भाई वो डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए था। तो इस तरीके से इन केसेस के अंदर जो बाकी उसका पार्ट सी और डी है उसको मंगाया जा सकता है। तो जैसे कि मान लिया कि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के अंदर बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट था, किसी की पासबुक थी, तो पासबुक जो है उसके अंदर मान लो एक ही पेज आपने प्रेजेंट किया था, उसके अंदर सिर्फ फोटो लगी थी, उसका नाम था सिर्फ, उसको चार्ज ऑफिसर ने डिनाई कर दिया। तो बाकी के पेजेस भी आगे जो है फर्दर मांगे जा सकते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन जब भी कोई भी नई चीज आप चाहे एक पेज भी क्या एक लाइन भी ऐड करते हैं, यानी बीइंग ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बिहाफ पे केस को रख रहे हैं, तो अगर वो एक लाइन भी कोई नया चीज लाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं अपने केस के अंदर, तो चार्ज ऑफिसर को पूरा मौका देना पड़ता है। और अगर आपने उसको मौका नहीं दिया, एक लाइन भी नहीं लेके आए, तो उस केस में वो क्या है, आपकी प्रोसीडिंग जो है वो बेकार हो जाएगी, वो बैड इन लॉ हो जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई भी आप चीज़ ऐड कर रहे हैं अपने केस के अंदर प्रेजेंटिंग ऑफिसर के तौर पर, तो आपको सारे मौके देने हैं, सारी अपॉर्चुनिटी देनी है, नहीं तो वायलेशन हो जाएगा। तो आगे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं 16 की, व्हेन द केस फॉर डिस्प्यूटरी अथॉरिटी इज क्लोज्ड। अब क्या है, डिस्प्यूटरी अथॉरिटी के बिहाफ पे केस क्लोज हो गया, यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखे, उसका एग्जामिनेशन हो गया, विटनेस से आगे उसका भी एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन हो गया, और फिर बाकी जो भी है सारा वहाँ पे डेली जो है उसके ऊपर जो भी बहस हुई, उसके बाद कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई, कुछ चीज़ें मान लो नहीं एक्सेप्ट की गई, जो भी है सारा मैटर वहाँ पे आपका ले लिया गया। तो इस तरीके से डिस्प्यूट अथॉरिटी के बिहाफ पे जो जो चीज़ें प्रेजेंट करनी थी वो प्रेजेंट हो चुकी है। तो फिर किसका मौका आएगा, फिर गवर्नमेंट सर्वेंट या चार्ज ऑफिसर को मौका आएगा अपने डिफेंस के बारे में चीज़ें रखने के लिए। तो वो भी इसी तरह से अपना केस को प्रेजेंट करेगा, चाहे वो ओरली रखे या राइटिंग में रखे। अगर वो ओरली अगर अपने केस को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कुछ ऐसी बातें बता के कर रहा है, तो उसको रिटर्न में चेंज कर दिया जाएगा, राइटिंग में लिखकर उसके साइन ले लिए जाएंगे। If the defense is made orally, it may be recorded and government servant shall be required to sign the record। तो उसने अगर ओरली बोला तो जैसे कि मैंने बताया कि उस ओरल को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में लिख के उससे साइन ले लिए जाते हैं। इन ईदर केस, दोनों ही केस के अंदर, चाहे वो ओरल अपनी डिफेंस रख रहा है या रिटर्न रख रहा है, ए कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस शैल बी गिवन टू द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को उसकी कॉपी दे दी जाएगी जो भी उसने अपने स्टेटमेंट में, डिफेंस ऑफ स्टेटमेंट में बोला है। ठीक है। 17 कहता था एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल देन बी प्रोड्यूस्ड। तो अब क्या है, बारी आ गई। पहले तो मौका दिया जाता है कि भी आप अपने डिफेंस में, क्योंकि प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने अपने केस को सामने रख दिया, तो सामने रखने के बाद अगर जो चार्ज ऑफिसर है अगर उसके बारे में कुछ बोलना चाहता है
तो वो बोल सकता है, ओरली भी बोल सकता है या राइटिंग में भी लिख के दे सकता है। तो अगर उसने बोला तो उसको राइटिंग में लिखवा लेंगे और राइटिंग में लिखने के बाद उससे साइन करा लेंगे। फिर उसके बाद वो अपने केस को प्रेजेंट करेगा। तो केस को प्रेजेंट करने का तरीका वही है कि अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को लाएगा या अपने किसी विटनेस को लेके आएगा। द गवर्नमेंट सर्वेंट में एग्जामिन हिमसेल्फ इन हिज ओन बिहाफ और इफ यू सो प्रेफर। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को भी एज ए विटनेस जो है वो एग्जामिन करवा सकता है। तो एज ए विटनेस एग्जामिन करवा सकता है, इसका मतलब क्या है कि वो अगर चाहे तो इंक्वायरी ऑफिसर उसे बोलेगा कि भाई आप क्या एज ए विटनेस कुछ बात बोलना चाहते हैं, तो उससे वो अपनी बात बताए कि ऐसे से है, ये चीज़ें हैं और ये सरकमस्टांस में ऐसा ऐसा हुआ, तो अगर वो रखना चाहता है रख सकता है। फिर उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है जब वो अपनी बात एज ए विटनेस रख रहा है। तो द विटनेस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एग्जामिन्ड। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने विटनेस को प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर उसी तरीके से जैसे प्रेजेंटिंग ऑफिसर कर था उसको पहले एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन करने का मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट का डिफेंस बोलेगा कि भाई आप बताओ कि आपने क्या देखा या ये मैटर के बारे में बताओ जो बताना चाहो। तो उस तरह से उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके रिगार्डिंग क्रॉस क्वेश्चन कौन करेगा, जो अपोजिट साइड है। क्रॉस क्वेश्चन हमेशा अपोजिट साइड करता है, तो क्रॉस क्वेश्चन कौन करेगा, यहाँ पे प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्रॉस क्वेश्चन करेगा। और फिर एग्जामिन कौन करेगा, तो जो चाइल्ड ऑफिसर है या जो डिफेंस है उसका, वो री एग्जामिन करके ताकि अपने विटनेस को और ज़्यादा बेटर या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। और इसी तरह से इंक्वायरिंग अथॉरिटी, जैसे कि ऊपर हमने देखा था, अगर वो चाहे तो क्लैरिफिकेटरी नेचर का कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सच क्रॉस क्वेश्चनिंग री एग्जामिनेशन विल बी पीओ आई ए कैन नॉट एज्यूम द रोल ऑफ पीओ। जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा यहाँ पे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग पीओ करेगा, री एग्जामिनेशन ये जो है यहाँ पे पीओ नहीं करेगा। री एग्जामिनेशन तो चाइल्ड ऑफिसर ही करता है। आईए कैन नॉट बी एज्यूम द रोल ऑफ पीओ। तो ये तो मैंने ऊपर बता दिया था कि हमेशा आईए जो है रोल पीओ का नहीं कर सकता, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग द प्रोविजन अप्लीकेबल टू द विटनेस फॉर द डिस्प्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सब जो विटनेस को सामने यानी एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है वो जैसा भी प्रोविजन अप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। 18 में द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में आफ्टर द गवर्नमेंट सर्वेंट क्लोजेज हिज केस। अब गवर्नमेंट सर्वेंट ने भी अपना केस क्लोज कर दिया है। एंड शैल इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नॉट एग्जामिन्ड हिमसेल्फ। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपने आप को एग्जामिन नहीं करवाई यानी खुद अपनी बात नहीं बताई है तो उसको फिर दोबारा से पूछा जाता है। तो ये काम किसका होता है, इंक्वायरिंग अथॉरिटी का काम होता है। अगर उसने गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपने आप को एग्जामिन नहीं किया ताकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपनी बात को क्लियरली रख पाए, उसको एक मौका और दिया जाता है। तो उससे क्वेश्चन करते हैं कि सरकमस्टांसेस जो उसके अगेंस्ट सामने आ रहे हैं एविडेंस के अंदर, उसके बारे में वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने अपने केस को प्रोड्यूस किया और चाइल्ड ऑफिसर ने भी अपने केस को प्रोड्यूस किया, लेकिन चाइल्ड ऑफिसर ने अपने आप को एग्जामिन नहीं करवाया था इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो उसको फिर मौका दिया था कि उसके इंक्वायरिंग अथॉरिटी पूछेगा भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके खिलाफ जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो। तो उससे ये पूछेगा क्वेश्चन। तो उससे पूछने के बाद अगर जो भी उसको अपने स्टेटमेंट में बोलना है तो वो बोल सकता है, तो रिटर्न में या कैसे भी। फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द, तो इसका पर्पस क्या है ये भी यहाँ पे बता रखा है। इसका पर्पस यही कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करे, जो उसके अगेंस्ट जा रहा है एविडेंस के अंदर उसके बारे में पूरी बात रख सके, इतना ही पर्पस रहता है। तो ये इसको जनरल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड ऑफिसर बोला जाता है और ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। अब वो बोले या नहीं बोले वो बात की बात है, चाइल्ड ऑफिसर बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो भी ठीक है। The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the presenting officer, if any appointed, and the government servant, or permit them to file written statement of their respective cases if they so desire। तो रिटर्न ब्रीफ जो है इसका मतलब क्या है यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे इंक्वायरिंग अथॉरिटी जब केस खत्म हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी सुनेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिसर को भी सुनेगा और उनको रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न ब्रीफ फाइल करने के लिए भी कह सकता है अपने केस के लिए। तो इसमें पहली बात तो रिटर्न ब्रीफ क्या होता है, तो रिटर्न ब्रीफ क्या होता है, बेसिकली अपने ही केस का, चाहे वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर हो या चाइल्ड ऑफिसर हो, उनके बिहाफ पे जो भी उनका केस है उसका रिटर्न ब्रीफ होता है। तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन आ जाएगा, जो चार्जेस लगाए वो सब आ जाएगा,
जो एविडेंस लाए गए सामने प्रेजेंट हुए वो भी लाया जाएगा, चाहे वो चाइल्ड ऑफिसर ने किए या प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने किए। तो सारे केस की एक तरह से समरी होती है वो, ठीक है। इसका एक मैंने फॉर्मेट जो है रिटर्न ब्रीफ का मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जैसे ये देखेंगे रिटर्न ब्रीफ ऑन द प्रेजेंट ब्रीफ ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तो इसमें इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में बता दिया कि चार्जेस फ्रेम हुए थे ऐसा ऐसा, चार्जेस में कौन इंक्वायरिंग अथॉरिटी था, किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी बातें आ जाएगी। उसके बाद चार्जेस आ गए यहाँ पे कि चार्जेस कौन कौन से लगाए गए हैं। फिर प्रोसीडिंग क्या हुई प्रिलिमिनरी हियरिंग में, यानी मेन हियरिंग से पहले प्रिलिमिनरी हियरिंग में क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में बता दिया, अगर ये हुआ है तो। अपॉर्चुनिटी जो चार्ज ऑफिसर को दी गई उसके बारे में बता दिया गया। फिर ये सारा ब्रीफ में आएगा, लेकिन केस ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या था ये बता दिया। एविडेंस जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बिहाफ पे रखा गया उसके बारे में बता दिया। चार्ज ऑफिसर ने क्या एविडेंस रखा उसके बारे में बता दिया गया, ब्रीफ में आएगा सब। इवेल्युएशन ऑफ द एविडेंस, उन एविडेंस से क्या सामने निकल के आता है वो सारा लिख दिया जाएगा यहाँ पे। और फिर एनालिसिस ऑफ द केस ऑफ द चार्ज ऑफिसर। तो इस तरीके से यानी ब्रीफ में ये सारी बातें, और लास्ट में कंक्लूजन क्या उनका निकलता है, वो क्या कह रहे हैं, इससे क्या सामने आता है, वो उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके अलावा जब ये प्रोसीडिंग चलती है प्रेजेंटिंग ऑफिसर की या चाइल्ड ऑफिसर की, तो डेली एक ऑर्डर शीट बनाई जाती है। ऑर्डर शीट बेसिकली क्या होता है, केस का उस दिन में क्या हुआ वो सारी बातें लिखी जाती है। तो यहाँ पे पहले डेट आ जाएगा, जैसे ये फॉर्मेट बता रखा है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए। पार्टीज कौन कौन सी थी तो उनके नाम आ जाएंगे। यहाँ पे क्या ऑर्डर रिसीव हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में लिख दिया। फॉलोइंग पेपर और चार्जशीट ये सब लिख दिया। ये तो बहुत ही छोटा है, इसके अंदर ये भी लिखा है कि क्या क्या हुआ, कि चार्ज ऑफिसर ने ये बोला, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने ये बोला, वो सारी बातें भी ब्रीफ के अंदर यहाँ पे आएंगी। तो ये डेली ऑर्डर शीट का बनना और उसके अंदर सारी बातों का आना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग्स है उसका एविडेंस है कि ये सब काम हुए, तो इसलिए ये बनना जरूरी है। और इसकी कॉपी हमेशा चाइल्ड ऑफिसर को भेजी ही जाती है, चाहे वो अपीयर हो रहा है या नहीं अपीयर हो रहा है। अगर नहीं भेजी जाएगी तो फिर प्रोसीडिंग जो है बाद में बैड इन लॉ हो जाएगी, या कोर्ट जो है रिजेक्ट कर देगा इसी प्रोसीडिंग को। तो इसलिए ध्यान में रखना है ये सब बात को, ठीक है। तो रिटर्न ब्रीफ क्या होता है आपको ध्यान में। एक बात और कि सबसे पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपने रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करता है, और उस रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी या रिटर्न ब्रीफ की कॉपी चार्ज ऑफिसर को दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ज ऑफिसर के पास मौका रहना चाहिए, ठीक है। चार्ज ऑफिसर मौका रहना चाहिए जो भी प्रेजेंटिंग ऑफिसर कह रहा है उसको रिबट करने के लिए, उसको यानी रिफ्यूज करने के लिए। तो इस वजह से हमेशा प्रेजेंटिंग ऑफिसर ही पहले रिटर्न स्टेटमेंट देगा, अपना ब्रीफ देगा आईए को और चार्ज ऑफिसर को। फिर चार्ज ऑफिसर क्या है उसके अगेंस्ट अपना रिटर्न ब्रीफ प्रेजेंट करेगा या देगा, ठीक है, जिसकी कॉपी फिर बाद में दी जा सकती है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी। तो मेन एक चीज ध्यान रखना है कि एक पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे, मतलब मैं जब पहले स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहा था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी किसको केस को प्रूव करना है, वो हमेशा प्रेजेंटिंग ऑफिसर के ऊपर ही लाई करता है। यानी अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस चल रहा है तो गवर्नमेंट को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि जो चार्ज ऑफिसर है उसके खिलाफ चार्जेस प्रूफ होते हैं, ठीक है। हमेशा उसके सिर्फ जो चार्ज ऑफिसर को डिफेंड करना है अपने आप को कि जो चार्जेस प्रूफ किए जा रहे हैं वो सही नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और कि यहाँ पे जो चार्जेस प्रूफ किए जाते हैं वो प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के आधार पर क्या कहेंगे इसको कि प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर प्रूफ किए जाते हैं। तो प्रूफ करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे कि क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट किसी को गिल्टी ना प्रूव कर दें तब तक हम उसको क्या है सजा नहीं सुनाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे अगर लग रहा है केसेस के अंदर कि सारे फैक्ट और सर्कमस्टांस को देखते हुए कि कहीं ना कहीं चार्ज प्रूफ हो रहे हैं तो उतना बहुत है। यहाँ पे रीजनेबल डाउट की जरूरत नहीं है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा जो क्राइटेरिया है वो कम स्ट्रिक्ट है। क्रिमिनल केसेस के अंदर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी जहाँ पे कोई भी एक भी कतरा का डाउट जो है नहीं रह जाए, उस सर्टेनिटी के साथ प्रूफ करना पड़ता है केस को। जबकि यहाँ पे जो है प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि जहाँ पे लग रहा है कि हाँ नहीं जो चार्जेस है वो कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहे हैं, तो उस केस में उसको पेनल्टी लगाई जा सकती है या वहाँ पे कोई भी सजा सुनाई जा सकती है। तो ये ध्यान में रखना है। If the government servant to whom the copy of article of charge has been delivered does not submit the written statement of defense
or on before the date specified for the purpose does not appear in the person before the inquiring authority or otherwise fail to refuse to comply with the provision of this rule, the inquiry authority may hold the inquiry ex parte. एक्स पार्टी मतलब यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर ही सिर्फ केस को प्रोसीड कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसे कि ऊपर देखा हमने कि रूल्स का रूल के अंदर कि मौके दिए गए उसको, तो वो ना तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट, जब चार्जशीट उसको दी गई थी, ना तो रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस वो प्रोड्यूस करता है, सबमिट करता है आईए के बिफोर, ना ही वो खुद अपीयर होता है जैसे कि उसको बोला गया था अपीयर होने के लिए, और या ना वो कंप्लाई भी नहीं करता किसी प्रोविजन को। तो उस केस में जब इस तरीके का डिले होने लगेगा तो इंक्वायरी अथॉरिटी क्या कर सकता है, इंक्वायरी को एक्स पार्टी भी कर सकता है। एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि बिना चार्ज ऑफिसर के प्रेजेंस के भी ये काम किया जा सकता है। लेकिन एक्स पार्टी करने मतलब यानी कि अगर एक बारी नहीं आया तो आपने अपना एक्स पार्टी या बिना चार्ज ऑफिसर के भी करना स्टार्ट कर दिया। एक्स पार्टी का मतलब यानी सिंगल पार्टी जो भी चार्ज प्रूव कर रही है उसके ही प्रेजेंस में काम करना। तो एक्स पार्टी तब तक नहीं होगा जब तक कि आप अपॉर्चुनिटी उसको बार बार नहीं देंगे। तो कम से कम 4-5 बारी तो उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी उस चार्ज ऑफिसर को। हो सकता है वो किसी वजह से बीमार हो, कुछ और के सर्कमस्टांस हो जिसकी वजह से वो नहीं अपीयर हो पा रहा हो या न केस में नहीं आ पा रहा हो। तो उस केस में अगर बाद में वो कोर्ट में जाएगा और उसको आपने एक बार सिर्फ मौका दिया या 2 बार मौका दिया, उसके बाद वो अपना एक्स पार्टी कर लिया, तो उस केस में जो प्रोसीडिंग है आपकी विशिएटेड हो जाएगी या बैड हो जाएगी लॉ के अंदर। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दें। उसके बाद भी अगर वो अपीयर नहीं होता और वो आपको प्रोसीडिंग में हेल्प नहीं करता तो उस केस में आप एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी है। और उसमें भी ये ध्यान में रखना है कि जब आप एक्स पार्टी ही प्रोसीडिंग कर रहे हो तो उस केस में भी जो जो चीज़ें करनी है, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने, जब हम यहाँ पे सब रूल में देखा था कहीं पे कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर जब अपना केस प्रूव कर देगा उसके बाद चार्ज ऑफिसर को मौका दिया जाता है। तो जहां जहां भी ऊपर सब रूल में मौका देने की बात है तो आप उसको नोटिस भेज के बोलोगे कि भाई इस तरीके से प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने अपने केस को प्रेजेंट कर दिया है, क्या आप कुछ कहना चाहोगे। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का वो जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप उसको भेज सकते हो। उसी तरह से जब रिटर्न ब्रीफ सबमिट करना है तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने जो भी अपना रिटर्न ब्रीफ सबमिट किया तो उस रिटर्न ब्रीफ की कॉपी आप चार्ज ऑफिसर को भेजोगे। तो उसकी मर्जी है वो अपीयर हो ना हो, लेकिन आप प्रोसीडिंग का हर एक डिटेल, हर एक काम जो हो रहा है उसको भेजते रहोगे, उसको सर्विस कराते रहोगे उन डॉक्यूमेंट्स की। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपका जो है या जो भी आपका प्रोसीडिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या उसका वॉयलेशन मान लिया जाएगा कि आप तो उसको बता ही नहीं रहे हो, उसको पता ही नहीं है और आप अपनी प्रोसीडिंग करते जा रहे हो। तो बोलेंगे भाई इस प्रोसीडिंग में कहीं ना कहीं बायसनेस है, कहीं ना कहीं ये इलीगल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे, वेयर ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन 1 to 4 ऑफ रूल 11। तो ऐसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो माइनर पेनल्टी लगा सकती है और मेजर पेनल्टी लगाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो हैज इटसेल्फ इंक्वायर्ड इनटू, उसने खुद इंक्वायरी की या किसी इंक्वायरी ऑफिसर से इंक्वायरी करवाई, एंड दैट अथॉरिटी हैव regard to its own finding, have regard to decision on any of the finding of any authority appointed by it, is of opinion that penalties of the major penalty should be imposed on government servant। तो अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो माइनर पेनल्टी लगा सकती है या इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो माइनर पेनल्टी लगा सकती है, उसके इंक्वायरी करने के बाद ऐसा सामने आता है कि किसी मेजर पेनल्टी को लगाने की जरूरत है, तो उनके ओपिनियन में that authority shall forward the records of the inquiry to such a disciplinary authority as competent to impose the last mentioned penalties। तो उस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या इंक्वायरिंग अथॉरिटी का काम ये होगा कि वो ऐसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेज दे वो सारे मैटर को, सारे रिकॉर्ड को जो मेजर पेनल्टी लगा सकता है। तो यानी ब्रीफ में मतलब ये हुआ कि अगर माइनर पेनल्टी लगाने के लिए जो कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या इंक्वायरिंग अथॉरिटी है वो जब इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद उन्हें लगता है कि भाई माइनर पेनल्टी नहीं मेजर पेनल्टी लगाने की जरूरत है, तो उन्हें वो सारे रिकॉर्ड को ऐसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास भेजना पड़ेगा जो मेजर पेनल्टी लगाने के लिए कॉम्पिटेंट हो। ये कहता है 21 का ए क्लॉज। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू विच द रिकॉर्ड आर सो फॉरवर्डेड। तो ऐसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जिसके पास ये रिकॉर्ड भेजा गया, यानी ऐसी अथॉरिटी कौन होगी जो मेजर पेनल्टी लगा सकती हैं, में एक्ट ऑन द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड जो भेजा गया उसके बेसिस पे, या इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस इज नेसेसरी,
तो अगर वो चाहे तो फर्दर एग्जामिनेशन करा के, अगर उसे लगता है कि जस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये रहेगा कि फर्दर इंक्वायरी एग्जामिनेशन या फर्दर यहाँ पे एग्जामिनेशन हो जाए विटनेसेस का, तो उनके बेसिस पे या विटनेसेस को बुलाकर, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्प्लिनरी अथॉरिटी जो मेजर पेनल्टी लगा सकती है उसके पास रिकॉर्ड भेजा गया तो या तो वो उन्हीं एविडेंस के बेसिस पे अगर लगता है कि सही है और ये इनके बेसिस पे ही पेनल्टी लगाई जा सकती है मेजर पेनल्टी, तो वो लगा सकता है। नहीं तो वो चाहे तो फर्दर एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन ये सब विटनेस का करके उसके बाद मेजर पेनल्टी लगा सकती है। तो 22 है वेयर whenever any inquiring authority after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in any inquiry ceases to exercise jurisdiction। तो ये उन केसेस की बात करती है जहां पे इंक्वायरिंग अथॉरिटी चेंज हो जाता है। तो अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने जो भी आधी अपनी प्रोसीडिंग कर ली, आधा इंक्वायरी कर ली, उसके बाद नया एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी आ गया, तो वो जो नया इंक्वायरिंग अथॉरिटी है जहां से छोड़ा गया है वहीं से स्टार्ट कर सकता है, या वो क्या कर सकता है कि पार्टली रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहां पे ये लिखा था इंक्वायरिंग अथॉरिटी सो सक्सीडिंग, तो बाद में आया, में एक्ट ऑन द एविडेंस, वो उन्हीं एविडेंस के ऊपर काम कर सकता है। सो रिकॉर्डेड बाय इट्स प्रीडिसेसर, जो उसके प्रीडिसेसर ने यानी पिछले इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने किया था उन्हीं एविडेंस के ऊपर अपने केस को आगे बढ़ा सकता है। या पार्टली रिकॉर्डेड बाय द प्रीसीडिंग प्रीडिसेसर, तो जो प्रीडिसेसर उसका है उसने अगर पार्टली रिकॉर्ड किया है तो उनको ही आगे ले सकता है। और पार्टली रिकॉर्डेड बाय इटसेल्फ, और पार्टली क्या कर सकता है, खुद भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो पहले इंक्वायरिंग अथॉरिटी थी उसने पूरे केस को एग्जामिन कर लिया था तो उन्हीं के बेसिस पे आगे अपने रिपोर्ट बना सकता है। नहीं तो वो क्या करेगा, आधा जो पहले का है और आधा अपना इंक्वायरी करके वो पूरी रिपोर्ट और पूरा अपना इंक्वायरी कर लेगा। Provided that if the succeeding inquiry authority, if of opinion that further examination of witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine, re-examine any such witnesses as seen before। तो वही बात है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उसे चाह रहा है, अगर नई इंक्वायरिंग अथॉरिटी को ऐसा लग रहा है कि भाई और कोई जो विटनेस पहले आई थी उसको दोबारा से एग्जामिन करने की जरूरत है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो इस काम को कर सकता है। तो यानी वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, कि भाई उसे जैसा लग रहा है अपने केस के अंदर इंक्वायरी करने की जरूरत है वैसा वो करके जो है चीजें काम कर सकता है। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, तो ऊपर सारी बातें हो गई, इंक्वायरी हो गई, तो जब कंक्लूजन होगा इंक्वायरी का, ए रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड, तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, रिपोर्ट को बाय डीए, या तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी प्रिपेयर करेगा या आईए करेगा, इंक्वायरिंग अथॉरिटी करेगा। देखिए जहां पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने इंक्वायरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया तो वहां पे ये रिपोर्ट इंक्वायरिंग अथॉरिटी बनाएगा। अगर किसी इंक्वायरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट नहीं किया गया था तो इस रिपोर्ट को बनाने का काम फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का हो सकता है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा था उसके अंदर दो केसेस थे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी खुद केस को प्रोसीड कर रहा है या किसी इंक्वायरिंग अथॉरिटी को लाया जा रहा है और साथ में प्रेजेंटिंग ऑफिसर को लाया जा रहा है। तो ये दोनों ही मामलों के अंदर ये रिपोर्ट तो बनेगी, या तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ये रिपोर्ट बनाएगा या इंक्वायरिंग अथॉरिटी इस रिपोर्ट को बनाएगा। तो उसके अंदर होगा क्या क्या ये भी बताएगा। इट शैल कंटेन द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ बिहेवियर, यानी ये चार्जशीट का पार्ट हो गया यहाँ पे। डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट ने हर एक आर्टिकल के लिए जो जो अपना डिफेंस रखा उसकी बात आ जाएगी। असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज, जो भी एविडेंस प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने रखे हैं या जो डिफेंस रखा गया है वो सारी बातें भी आ जाएंगी इसके अंदर। द फाइंडिंग ऑन ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, हर एक आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर इंक्वायरी अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या समझती है कि उसके अंदर प्रूफ हुआ या नहीं प्रूफ हुआ, यानी इसके अंदर पूरी तरह से माइंड का एप्लीकेशन होना चाहिए। सारी बातों को एग्जामिन, ऐसे नहीं कि उसने लिख दिया कि भाई इन द व्यू ऑफ द अबव इट इज फाउंड दैट, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर पूरा रीजनिंग देना पड़ेगा। एंड द रीजन देयर ऑफ, ये देयरफॉर, तो और उसका प्रॉपर रीजनिंग। तो यहाँ पे ये जो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है जब फाइंडिंग की बात होती है, यहाँ पे तो आप उसको एज इट इज उसको लिख सकते हो कि ये बोला गया है, लेकिन जब फाइंडिंग की बात होती है तो वहाँ पे रीजनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर रीजनिंग नहीं होगी तो उस केस में रिपोर्ट को भी, इंक्वायरी रिपोर्ट को भी जो है गलत या बैड इन लॉ बोला जा सकता है। Explanation: if it the opinion of the inquiring authority, the proceeding of the inquiry establish any article of charge different from the original article of charge, it may record its finding on such article। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब केस प्रेजेंट होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के बिहाफ पे,
तो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आते हैं उसके अंदर कोई और भी चार्ज जो है चार्ज ऑफिसर के खिलाफ जो है प्रूफ हो सकते हैं या उसकी फाइंडिंग मिल सकती है। तो उस केस में क्या होगा, तो मान लिया आपने 4 चार्ज लगाए थे, जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आए तो उसके अंदर लग रहा है कि एक 5वां चार्ज और बन रहा है, तो उस 5वें चार्ज के लिए आप क्या करेंगे, उस चार्ज ऑफिसर को फिर मौका देंगे, क्योंकि हमेशा उसको अपॉर्चुनिटी तो देनी है, उसको मौका देंगे भाई आपके खिलाफ ये 5वां भी चार्ज इन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से सामने आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो उससे रिटर्न डिफेंस मांगेंगे और फिर उसके बेसिस पे उसके ऊपर फाइंडिंग दी जाएगी। तो प्रोवाइडेड दैट द फाइंडिंग ऑन सच आर्टिकल ऑफ चार्ज शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, तो उसको रिकॉर्ड तब तक नहीं किया जाएगा अनलेस द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज ईदर एडमिटेड द फैक्ट्स, तो या तो उसने फैक्ट को एडमिट कर लिया हो जिनके बेसिस पे वो आर्टिकल ऑफ चार्ज जो है प्रूफ हो रहा है, या हैड एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट सच आर्टिकल ऑफ चार्ज, या उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई अपने डिफेंस में अपनी बात को रखने के लिए। तो जब तक वो इस तरीके का नहीं होगा तब तक उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया सकता। रिकॉर्ड पे लेने का मतलब कि तब तक वो प्रॉपर या ऑथेंटिकेट नहीं माना जाएगा। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी वेयर इट इज नॉट इटसेल्फ द डिस्प्लिनरी अथॉरिटी, जहां पे ये तो क्या हुआ कि डिस्प्लिनरी अथॉरिटी हो चाहे इंक्वायरिंग अथॉरिटी, उस तरह की रिपोर्ट तो बनेगी। जहां पे इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो किसने की है, अलग से इंक्वायरिंग अथॉरिटी की है और वो डिस्प्लिनरी अथॉरिटी नहीं था, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोसीडिंग हुई है वो सारी कॉपी इंक्वायरिंग अथॉरिटी को डिस्प्लिनरी अथॉरिटी के पास भेजना पड़ेगा ताकि उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। तो यहाँ पे यही बोला है, द इंक्वायरिंग अथॉरिटी where it is not itself the disciplinary authority shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include, तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने जो जो इंक्वायरी की उसके सारे रिकॉर्ड वो भेज देगा डिस्प्लिनरी अथॉरिटी को। द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इट अंडर क्लॉज 1, यानी इंक्वायरी रिपोर्ट जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने प्रिपेयर की थी उसको भेज देगा। द रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने इंक्वायरिंग अथॉरिटी के पास सबमिट की थी उसको भेज देगा। ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उसने इंक्वायरिंग अथॉरिटी को दिया था उसको भेज देगा। रिटर्न ब्रीफ जो थे प्रेजेंटिंग ऑफिसर के या चार्ज ऑफिसर के उसको भेज देगा। द ऑर्डर इफ ऑन एनी मेड बाय द डिस्प्लिनरी अथॉरिटी एंड द इंक्वायरिंग अथॉरिटी इन रिगार्ड टू इंक्वायरी, तो इंक्वायरी के रिस्पेक्ट में जो भी ऑर्डर डिस्प्लिनरी अथॉरिटी ने पास किए या इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने पास किए ये सारे भी जो है डिस्प्लिनरी अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिमार्क्स में ये लिखा जाएगा, इफ डीए हैज मेड इंक्वायरी ही विल प्रिपेयर द रिपोर्ट रेफर्ड टू इन रूल 23 का 1, तो यानी वही कहने का मतलब है कि जब डिस्प्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी कर रहा था तो वो खुद रिपोर्ट बनाएगा, और नहीं बन कर रहा था तो जो इंक्वायरी अथॉरिटी है उसने रिपोर्ट बनाई है, तो उस केस में सारी रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग के इंक्वायरी के वो डिस्प्लिनरी अथॉरिटी को भेज देगा ताकि डिस्प्लिनरी अथॉरिटी क्या है अपना डिसीजन ले सके। और इसके अंदर लास्ट जो सब रूल 24 है वो क्या कहता है, द इंक्वायरी अथॉरिटी शुड conclude the inquiry and submit its report within 6 months from the date of receipt of order of his appointment as inquiring authority, तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी को जिस दिन से उसका ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट हुआ है उससे 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करके सबमिट करनी होती है। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू अडेयर टू द टाइम लिमिट, जहां पे ये टाइम लिमिट फॉलो नहीं हो सकती उस केस में इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपने जो भी रीजन है उसको रिकॉर्ड करते हुए फर्दर एक्सटेंशन मांग सकता है टाइम का डिस्प्लिनरी अथॉरिटी से राइटिंग के अंदर, जो कि एडिशनल टाइम कितना दिया सकता है, फर्दर 6 महीने का एडिशनल टाइम एक बार में दिया जा सकता है। द एक्सटेंशन फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ एट ए टाइम में बी अलाउड, तो ये जो 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा उसका गुड एंड सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, क्यों नहीं 6 महीने के अंदर वो हो पाई इंक्वायरी, उसका एक सफिशिएंट और गुड रीजन होगा तभी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये डिस्प्लिनरी अथॉरिटी का काम होता है देखना कि जो रीजन इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने दिया है वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये सब करने के बाद यानी यहाँ पे आपकी जो है इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। तो रूल 14 के अंदर आपने देखा कि प्रोसीजर क्या फॉलो करना है इंक्वायरी के लिए। अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर एक्शन क्या होगा ये रूल 15 बताता है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो ये हमारा रूल 14 था, ठीक है। तो रूल 14 क्या है, अपने आप में बहुत ही मतलब एलोबरेटेड है और इसके साथ इसके बहुत ही नीटी-ग्रिटी यानी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जो लोग इसको प्रैक्टिकली अपने डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखें। और क्योंकि
इस सेशन को प्रिपेयर करने से पहले मैंने बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट पढ़े हैं और जिसके बेसिस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर कोई गवर्नमेंट के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह की प्रोसीडिंग कर रहा है और किसी जजमेंट के रिगार्डिंग कुछ रेफर करना चाहता है, तो मेरे पास बहुत सारे जजमेंट है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा और उन जजमेंट्स को देखकर अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।